अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट हाउ टू क्लियर कॉमसेट्स टेस्ट विद 90 प्लस मार्क्स। कि यार आप कॉमसेट्स में बस एनटीएस देने गए हैं और आप घर वापस आए हैं एंड यू आर श्योर अबाउट कि यार इंशाल्लाह में 90 नहीं तो 95 प्लस तो नंबर्स आ ही जाएंगे। सो आई एम शेयरिंग यू द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट हाउ यू कैन इजीली सिक्योर 90 प्लस इन एनटीएस नेट कल वाले आने वाले कॉमसेट्स के टेस्ट में। इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में जो कॉमसेट्स के टेस्ट हैं जो कि जुलाई को हैं, 10 जुलाई, 14 जुलाई, 18 जुलाई, डिफरेंट डेट्स हैं, उन पे भी ये ट्रिक्स एप्लीकेबल हैं। और सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं दी, गलत बात है यार। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट भी कर दो। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1 सवाल जो कि मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिला, क्या ये टेस्ट नेट एनटीएस 6 के लिहाज से या उसके कंपैरिजन में क्या ये टेस्ट आसान होगा या मुश्किल होगा या इक्वल होगा? देखिए, ये टेस्ट एनटीएस नेट 6 जो कि 9 जून 2024 को हुआ था, कंपैरेटिवली उसके ये टेस्ट आसान होने जा रहा है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इस टेस्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ऐड हुई हैं, यानी कि वो टेस्ट, ये जो टेस्ट है कॉमसेट्स का, इसमें क्वांटिटेटिव पोर्शन में 2 चीजें ऐड हुई हैं। क्या ऐड हुई हैं, क्या आने के चांसेस हैं उन 2 चीजों के या नहीं, वो भी बताऊंगा। लेकिन खैर, सबसे पहले चीज तो ये कि ये टेस्ट एनटीएस नेट 6 से आसान होगा। कितना आसान होगा ये आप ये समझ लें कि 10% डिफिकल्टी लेवल कम है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10%। और ये आप लोग खुद कल चीज वेरीफाई करेंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों का ये सवाल आया कि क्या इबाद भाई, हम कॉमसेट्स का एनटीएस नेट तो देने जा रहे हैं, क्या इस टेस्ट को आगे किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो पिछली दफा लास्ट तक ये था कि यार आप नहीं अप्लाई कर सकते थे, वो मना कर देते थे। वो कहते थे कि यार ये इसी सेशन के लिए जो था वो एप्लीकेबल था। अब मैं आप लोगों को जरा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज इफ यू हैव टू गिव एनटीएस नेट, चाहे वो जुलाई 7 का हो, चाहे वो आपका कॉमसेट्स का हो, एक ही बात है। पहली चीज, क्या कॉमसेट्स के टेस्ट में, क्या कॉमसेट्स का एनटीएस टेस्ट और नॉर्मल एनटीएस नेट होता है वो डिफरेंट होता है या नहीं? खुदा रहा इस चीज को माइंड से निकाल दें कि वो डिफरेंट होता है। नहीं डिफरेंट होता, सिर्फ फर्क ये है कि आप कॉमसेट्स के थ्रू एनटीएस दे रहे हैं। सिर्फ ये फर्क है कि आप जो है वो एनटीएस दे रहे हैं ओनली थ्रू कॉमसेट्स, कोई और डिफरेंस नहीं है। दूसरी चीज ये कि अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चंस किस तरीके से अपने एनटीएस में कल जाके आने वाले दिनों में जब भी एनटीएस है किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो आपने पोर्शन करना है, आप लोगों को भी पता है कि मैं कौन सा पोर्शन आप लोगों को बताता हूं, बेसिक मैथ यानी क्वांटिटेटिव का पोर्शन करना है। उस क्वांटिटेटिव के पोर्शन में कौन कौन से सवाल आने लगे हैं, किस किस की तैयारी आप लोगों ने करनी है अभी, क्योंकि आपके पास टाइम है, वो भी बता देता हूं। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है वो आपने जो है वो करना है एनालिटिकल का। थर्ड पोर्शन आप इंग्लिश पे रखें और फोर्थ पोर्शन सब्जेक्ट पे रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश पोर्शन के बारे में। इंग्लिश पोर्शन में जो चीजें आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए वो एक्टिव पैसिव के रूल्स होने चाहिए। याद रहे कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 डिफरेंट चीजें हैं, दोनों के रूल्स डिफरेंट हैं, दोनों के रेगुलेशंस डिफरेंट हैं, दोनों में टेंस का चेंज होना डिफरेंट है। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, टेंस की स्टेट चेंज होती है। अगर एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। मींस दैट आई हैव डन दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, सो ये हो जाएगा दिस वर्क हैव बीन डन बाय मी। सही है जी, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो गया, लेकिन प्रेजेंट था तो प्रेजेंट ही रहा। अगर सेम इज द केस विद, अगर कोई सेंटेंस आपके पास पास्ट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज हो जाता है। अगर आपके पास डायरेक्ट नरेशन में एक्टिव वॉइस है, अगर आपके पास डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट टेंस है तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट हो जाएगा। सेम अगर आपके पास इनडायरेक्ट कोई सेंटेंस गिवन है उसको डायरेक्ट में करना है, वो पास्ट में तो प्रेजेंट में हो जाएगा चेंज। ठीक है जी। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कोई भी सेंटेंस हमारे पास एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, आप लोग बाय से आइडेंटिफाई करते हैं। बाय अगर लगा हुआ है किसी भी सेंटेंस में तो वो पैसिव वॉइस है, अगर नहीं लगा हुआ तो वो एक एक्टिव वॉइस है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं पता होगा कि आपने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है या पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ कि वेदर वी हैव टू चेंज इट इनटू द एक्टिव वॉइस और वेदर वी हैव टू चेंज इट इनटू द पैसिव वॉइस। पहली बात। दूसरी बात, ये सेम इज द केस विद डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवाल कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं कि भाई फॉर द सेफ साइड ये सवाल तैयार करके जाओ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी पहचान यही है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास होते हैं और आपको पता लग जाता है कि डायरेक्ट नरेशन है, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में थर्ड पर्सन नरेटिव यूज होता है और वहां पर कॉमा नहीं होता, दैट का भी यूज होता है। यानी कि अगर मैं कहता हूं अली सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई हैव डन माय वर्क, तो इसका अगर इनडायरेक्ट करेंगे तो ये होगा कि अली सेड दैट
कॉमा खत्म हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास भी खत्म हो जाएंगे, ही हो जाएगा, हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, ही हैड डन, माय वर्क था तो माय किस में चेंज हो जाएगा, जो बंदा कह रहा था, माय हो जाएगा हिज में, सो अली सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। सही है जी, सिंपल है, कोई ज्यादा इतनी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव क्लियर हो गए। दोबारा बताता हूँ कि एक्टिव पैसिव में टेंस ना चेंज करने बैठ जाना। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है उसको पास्ट कभी भी ना करना, पास्ट वाली ऑप्शन को टिक, ठीक है जी, ना आ रहा हो ना तुक्का भी पास्ट वाली ऑप्शन को नहीं टिक करना, ठीक है। जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बात करते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पे। ऊपर एक कॉम्प्रीहेंशन दिया होगा, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। सिंपल आपने कॉम्प्रीहेंशन को गौर से पढ़ना है। लोग गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, कॉम्प्रीहेंशन बाद में पढ़ते हैं। अल्लाह के बंदो समझो तो सही उस कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में क्या कह रहा है। अब जैसे मैंने पिछले दिनों एक आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो में बताया था कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, जिसमें एक बंदा था, उसने रिजाइन किया, रिजाइन करने के बाद उसने सोचा कि यार मैं नई जॉब ढूंढने से बेहतर है कि मैं कोई बिजनेस शुरू कर दूं। फिर उसने अपनी शॉप खोली, उसने इनिशिएटिव लिया, ये सारी चीजें हमने समझी, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे गए। सो वंस यू आर आइडेंटिफाइड एंड वंस यू नो कि यार अब इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है, तब जाओ क्वेश्चंस पे। उससे पहले कंडीशंस और क्वेश्चंस नहीं पढ़ने। सही है, आप तुम उस क्वेश्चन पे चले गए हो, आपने उस क्वेश्चन को देखा है, आपने उस क्वेश्चन को समझा है, आपकी सेंस और थिंकिंग आपकी सही होनी चाहिए। आपने बिल्कुल क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि यार इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चंस पढ़ो, अटेंड करो, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन एक स्टेटमेंट पढ़ लो क्वेश्चन की, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा से आप पैराग्राफ में जाओ और आप आइडेंटिफाई करें। बेशक आपको समझ आएगी, क्रॉस चेक लाजमी कर लें, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और इस वक्त टेम्परेचर 46 है, तो यार लाइक कर दिया करो और शेयर करा करो लोगों के साथ प्लीज़ यार, इट्स माई रिक्वेस्ट। अच्छा जी, और अच्छा दूसरी चीज़, ये चीज़ हमारे पास हो गई कॉम्प्रीहेंशन पैसेज वाली। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये बात करता हूँ कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जितने करो उतने कम है, जितने करें उतने कम है। वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए डोगर की बुक भी अच्छी है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का दूसरा नाम एनालॉजीज भी होता है, ठीक है। यहाँ से आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। सेंटेंस कंप्लीशन की बात कर लेता हूँ। सेंटेंस कंप्लीशन में आपको एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी होंगी, ऑब्वियसली नीचे एमसीक्यूज दिए होंगे, आपको सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपने उसमें फिट करना है। तो वो आपकी अपनी ग्रामर है कि आपको ग्रामर सही तरीके से आती है या नहीं आती। सेंटेंस कंप्लीशन हो गया। सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो कि एनालॉजीज कहलाते हैं वो भी हो गई। आपका डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हो गया। इंग्लिश का पोर्शन मैंने आपको क्लियर कट बता दिया और उसका क्रक्स दे दिया, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन के बारे में जो कि हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव पोर्शन, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, द वेरी मोस्ट ट्रिकी पोर्शन एंड द वेरी मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन एट द सेम टाइम अगर आपको नहीं आता। पहली चीज मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, ये चीजें पता होनी चाहिए। मीन किसको कहते हैं, मीन आपको भी पता है, एवरेज को कहते हैं। अच्छा, मॉड का दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी होता है। बहुत से लोगों को मसला हो गया भाई नेट 6 में आ गया फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। फ्रीक्वेंसी ही को मॉड कहते हैं और मॉड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दे आर बोथ सेम, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आपको मैं बताता हूं, उसके बाद हो गया मीन, हो गया मीडियन, हो गया मॉड, हो गया रेंज। रेंज कैसे निकलती है, रेंज हमारे पास निकलती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू से, ठीक है। रेंज हमारे पास निकलती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बारे में मैं जरा बात करता हूँ। ये जरा जो दो ऐसी चीजें हैं जो कि पिछले एनटीएस में इससे पहले कभी नहीं आई, बहुत कम आई है। अच्छा, रेशो और प्रोपोर्शन के सवाल कि इफ ए रेशो बी इज दिस, बी रेशो सी इज दिस, फाइंड ए रेशो सी, ये सवाल हो गए। इसके अलावा जो सवाल आता है वो आपका आ जाता है, क्या कहते हैं, ज़कात सवाल। ज़कात का सवाल सिंपल है, आपको टोटल अमाउंट जो गिवन होगी, टोटल अमाउंट को आपने डिवाइड कर देना है 40 पे, आपकी ज़कात निकल आएगी। या अगर आपको ज़कात पता है, आपने टोटल अमाउंट निकालनी है तो ज़कात को मल्टीप्लाई कर दें 40 से, टोटल अमाउंट निकल आएगी। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ अली इज ₹18,000, व्हाट इज द ज़कात आफ्टर 8 months। इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को टेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा ज़कात के सवाल हो गए, रेशो प्रोपोर्शन के सवाल हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये चीज़ें वो हैं जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं एनटीएस की जानिब से, तो लिहाजा कॉमसेट के टेस्ट में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये चीज़ें पूछी जाए। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, वेरिएंस जब भी निकालनी है तो एवरेज निकालो। एवरेज निकाल के जो सारा काम मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया, लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में बताया, वो कर लेना, ठीक है। वेरिएंस का ही अंडर रूट ले लो, आपके पास सिंपल निकल आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का ही अंडर रूट ले लो, सिंपल आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगी, ठीक है। ज़कात वाले सवाल हो गए। कंपेयरिंग फ्रैक्शन वाले सवाल आपको आने चाहिए कि अगर वो पूछ दे कि 3/2 इज ग्रेटर और 1/4 इज ग्रेटर, तो सिंपल डिवाइड करके देख लो। कोई और भी तरीका है एक, लेकिन वो थोड़ा आसान तरीका, ज़्यादा आसान है बल्कि, लेकिन वो अभी मैं आपको बगैर लिख के बता नहीं सकता। उसके अलावा जो सवाल है मैं ज़रा देख लूँ और क्या क्या टॉपिक्स मैंने आपको बताने हैं। हाँ, उसके अलावा जो सवाल आपने करना है वो सवाल आपने करना है
परसेंटेजेस वाला, परसेंटेज को किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि कॉस्ट प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो, प्रॉफिट निकालो, लॉस निकालो। इन चारों चीजों के फॉर्मूलाज आने चाहिए। यूनिटरी मेथड जिसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस ऑफ 12 eggs इज ₹96, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 6 eggs, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को यूनिटरी मेथड हो गया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज बी, यानी कि कितने परसेंट ऑफ 50 जो है वो बी के इक्वल है, ये चीज पता होनी चाहिए। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब इज इक्वल टू होता है। ये मैथमेटिक्स की टर्म्स में हमेशा याद रखो, ठीक है जी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल्स इसका मतलब इक्वल्स टू, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हो गई, परफेक्ट हो गई। उसके अलावा जो चीज रह गई तो वो रह गई हमारे पास, क्या चीज रह गई, हाँ, उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आप लोगों को एलसीएम निकालना आना चाहिए, एचसीएफ निकालना आना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई। उसके अलावा रिपीटेड वर्ड्स आपको पता है, रिपीटेड वैल्यूज किसको कहते हैं, मैंने बता ही दिया, मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, ये सारी चीजें। अब हम आते हैं अपने क्वांटिटेटिव से आगे वाले पोर्शन पे, जो कि एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है। क्वांटिटेटिव वाला पोर्शन आई होप क्लियर हो गया होगा। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ भी है कि आपने टेबल लाजमी बनाना होता है। अगर तो आप बहुत ही ज़्यादा हाई फाई स्टूडेंट है तो आपको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट सॉल्विंग द टेबल आपसे ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप टेबल नहीं बनाते तो हो सकता है कि आप थोड़े खतरे में पड़ जाए। सो टेबल बनाना इज मस्ट, टेबल आप लोग बनाएं, टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है और सिंपल चीज़ों को फिल करें। अब आ जाए सब्जेक्टिव की बारी। सब्जेक्टिव में अब क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी बुक्स रिवाइज कर ली होंगी, अगर नहीं की तो इसका मतलब कि आपका सब्जेक्टिव पोर्शन खतरे में, सीधी सी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इसमें मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि फिजिक्स के पोर्शन में चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, ये चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है एफएससी पार्ट 1 में। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8। और बर्नौली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्नौली इक्वेशन कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ अगर एफएससी पार्ट 2 में देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में आपको सारे लॉज पता होने चाहिए। कूलम लॉ क्या कहता है, उसकी कूलम लॉ होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको कहते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए जो कि हम इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं और पोलराइजेशन में पढ़ते हैं। पोलराइजेशन कौन सी वेव्स में होती है, कौन सी वेव्स की तरह वजह से होती है, और पोलराइजेशन होती है किस वेव्स पे, किस वेव्स की अप्लाई करने की वजह से, वो पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो चीज़, यार लिटरली मैं थक गया हूँ बता के, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो ये वीडियो यार, ताकि मेरा भी थोड़ा सा जो है ना मुझे सपोर्ट मिले। आप लोगों का तो चलो फायदा मैं कर ही रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जो चीज़ आप लोगों ने करनी है वो चीज़ आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़नी है। इंटरफेरोमीटर क्या होता है आपने पढ़ा हुआ भी होगा। उसके अलावा आपने ऑप्टिक्स वाला चैप्टर अच्छे तरीके से देखना है। इलेक्ट्रॉन्स जो चैप्टर 7 है एफएससी की एफएससी पार्ट 2 की बुक का, वो आपने अच्छे तरीके से देखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होती है, किस वजह से होती है, कैसे होती है, ठीक है। बड़ी क्लू दे दिया एक चीज़ का मैंने आप लोगों को। प्रोजेक्टाइल मोशन का पता होना चाहिए। उसके अलावा इक्विलिब्रियम का पता होना चाहिए कि अगर एक बुक है उस बुक पे कितनी फोर्सेज लग रही हैं। अव्वल तो 2 फोर्सेज लग रही है, कौन कौन सी लग रही है ये भी पता होना चाहिए। नॉर्मल फोर्स कौन सी होती है ये पता होना चाहिए। अगर एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है जी, और यहाँ से ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जा रही हैं, तो इनके दरमियान एंगल कितने हैं। तो बहुत से लोग इसके दरमियान एंगल कराते हैं 180 नहीं है, क्योंकि इसका भी तो नॉर्मल है। इसका नॉर्मल जब होगा, जब वो इसके साथ देखा जाएगा तो वो हमारे पास 90 बनेगा। तो 90 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 180 इज द करेक्ट आंसर। ये चीज़ समझ आ गई। उसके अलावा जो आप लोगों ने फिजिक्स में चीज़ें देखनी है वो ये देखनी है कि आपने एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 2, क्लू दे रहा हूँ, बहुत ही आला क्लू है कि एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 2 के एंड वाले चैप्टर के एमसीक्यूज कर लो केपीके बोर्ड वाली बुक से। केपीके बोर्ड वाली बुक से एंड वाले चैप्टर्स कर लो और आपके उसमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज तो हो ही जाएंगे, ज़्यादा एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है जी। रही बात केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, तो केमिस्ट्री में ऑब्वियसली रिएक्शंस हैं और केमिस्ट्री में ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको मैं कहूँ कि ऑब्वियस है आने में, और सेम इज़ द केस विद बायोलॉजी। लेकिन मैं ये चीज़ बता दूँ कि मैंने जो आप लोगों को क्वांटिटेटिव के सवाल बता दिए, ये सवाल अच्छे तरीके से करके चले जाओ, मैं गारंटी देता हूँ कि क्वांटिटेटिव का पोर्शन आप लोगों के क्वांटिटेटिव के पोर्शन में आप लोगों के 100% नंबर आएंगे। मार्क माई वर्ड्स, 100% नंबर आएंगे। और अगर इस वीडियो पे 2000 व्यूज़ आ जाते हैं रात को 12 बजे से पहले, जो कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, तो मैं आप लोगों को कंप्लीट लिख के तैयारी करवाऊंगा कि किस तरीके से कौन से सवाल सॉल्व होंगे। खैर, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2000 व्यूज करवाने को तो आप करवा सकते हो, सिर्फ ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना शेयर करते हो वीडियो को। अगर तो रात को 12 बजे से पहले, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये काम कर देते हो तो मैं लाइव आके खुद हैंड रिटन समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव के कौन से सवाल कैसे सॉल्व होंगे। खैर, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।